Hello students, in the sequence of change in profit sharing ratio among existing partners, आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स। देखिए, ये स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस होता क्या है। एक्यूमुलेटेड का यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग है इकट्ठा किया हुआ, यानी कि इतने सालों से जो आपकी बिजनेस फर्म चली आ रही है और आपका जो प्रॉफिट इकट्ठा होता रहा है, वो जो प्रॉफिट है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी चेंज हो जाएगी तो उस प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या जो रिजर्व आप इतने टाइम से इकट्ठा कर रहे हैं, जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो उस प्रॉफिट पे या फिर उस रिजर्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो वो सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई है हमारी, और पहले ए और बी टू पार्टनर्स थे, और उन्होंने जब रिजर्व्स अपना, मान लीजिए अपनी सेविंग्स की थी एक तरह से फॉर्म में, दैट वाज 1 लाख, ठीक है, रिजर्व रखे थे, प्रॉफिट में से 1 लाख निकाल के रख दिए, और उस टाइम पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी दैट वाज 1:1। तो जब यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि हम 1 लाख एज अ रिजर्व रखेंगे, तो उस टाइम पे उन्हें पता था कि जब कभी भी अगर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि इमरजेंसी वगैरह के लिए कहीं भी सिचुएशन नहीं आती है और कहीं भी यूज नहीं होते हैं, तो जब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि इसमें से ए को और बी को 50,000 का पार्ट मिल जाएगा। बट यहाँ पे हुआ क्या, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक सिचुएशन ऐसी आई जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज हो गई। ठीक है, अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गए हैं, यानी कि मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट विल बी 3:2। ठीक है, यानी कि इसके हिसाब से क्या होने वाला है कि जो 1 लाख है वो 3/5 और 2/5 कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो एज अ 50,000 डिस्ट्रीब्यूट होना था, अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर ये 60,000 और ये 40,000। अब इसकी वजह से क्या होगा कि ए को मिलने थे 50,000 बट मिल गए उसको 60,000। ऐसे ही जब बी को मिलने थे 50,000 उसको मिल रहे हैं 40,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से बी को लॉसेस सफर करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब बी को लॉसेस सफर करने पड़ रहे हैं, अब बी तो नहीं एग्री करेगा इस चीज के लिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, लेकिन जो डिसाइड हुआ तो होना तो वही चाहिए। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी चेंज आती है, यानी कि आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कभी भी इस तरह का अगर चेंज आएगा, वो किसी भी एडमिशन की वजह से हो सकता है, किसी रिटायरमेंट की वजह से हो सकता है, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से हो सकता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि जितने भी पुराने रिजर्व्स हैं या जितने भी पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उनको पार्टनर्स में उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बिजनेस फॉर्म में आपका प्रोसेस चलता है वो सारा न्यू रेशो के अकॉर्डिंग कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जो भी रिजर्व्स वगैरह आगे के लिए बनेंगे वो न्यू रेशो में आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बट जो पुराने रिजर्व्स हैं, जो पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, वो सारे के सारे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, अभी हम जान लेते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि आपको इसमें एंट्री क्या पास करनी है, अमाउंट कैसे डालना है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास रिजर्व थे 1 लाख रुपीज के। ठीक है, जब आपके पास 1 लाख रुपीज के रिजर्व्स हैं और मैंने आपको बोला कि आपकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 1:1, तो अब जब 1 लाख रुपीज के रिजर्व्स आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिए आपके पास यहाँ पे आता है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और मैंने आपको बोला कि ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने हैं 1 लाख ओल्ड में, तो ओल्ड रेशो हमारे पास क्या थी, इक्वल, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो 50,000 का हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो ये एंट्री आपकी पास हुई है ये किस तरह से हुई है। देखिए, रिजर्व्स आपके कम हो रहे हैं, ठीक है, और दूसरा जो आपके कैपिटल्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। यानी कि मैंने आपको एक बार स्टार्टिंग में भी बताया था लास्ट वीडियोस में कि जब भी हम किसी पार्टनर को कुछ भी देते हैं तो हम उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं उसके अकाउंट में डालने के लिए। तो यहाँ पे हमने रिजर्व में से रिजर्व जो इकट्ठा किया हुआ था वो पार्ट पूरा खाली कर दिया और हमने किसको दे दिया, ए और बी को, यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। ये इस तरह से आपकी एंट्री होगी। अगर आपके पास कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया जाता है तो रिजर्व की जगह यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वर्ड आ जाएगा और अमाउंट
इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ एक्यूमुलेटेड लॉसेस की। अगर यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉस वर्ड दिया होता कि जो ये 1 लाख रुपीज है वो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ना होकर एक्यूमुलेटेड लॉस है। ठीक है, तो इन दैट केस जो आपकी एंट्री है वो रिजर्व रिवर्स हो जाती, बिकॉज जो आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो आप पार्टनर से लोगे। लॉसेस पार्टनर्स को दे नहीं रहे हो, उनसे कंपनसेशन लोगे जो भी लॉसेस हैं, तो उसके कारण उनके जो कैपिटल अकाउंट हैं वो डेबिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो 50,000 आप यहाँ पे डेबिट कर देंगे। देखिए सारा प्रोसेस रहेगा आपका उसी में, ओल्ड रेशो में ही रहेगा। ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से आपका कुछ प्रोसेस रहता है जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस या फिर रिजर्व्स का। देखिए जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं इसके लिए मैं बता देना चाहूंगी, आपके पास क्वेश्चन में जनरली 2-3 वर्ड्स दिए होते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो वो जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं हमारे वो इसमें काउंट होते हैं। बट अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको एक छोटी सी चीज क्लियर कर देती हूँ। मे भी बहुत से बच्चों को वो चीज क्लियर भी होगी, अगर नहीं क्लियर तो आप यहाँ पे समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, डेट इज 1 लाख। तो अब सोच के बताइए कि ये जो डेबिट बैलेंस है इसके आगे देखने से पहले आप कमेंट्स में लिखेंगे कि जो ये डेबिट बैलेंस है वो लॉस है या प्रॉफिट है। अकॉर्डिंग टू यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस लॉस है या प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखो जनरली कई बार बच्चों की परसेप्शन ऐसी होती है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस यानी कि इस साइड आया बैलेंस। ठीक है, बच्चों का मानना ऐसा है कि डेबिट बैलेंस इस साइड आया, 1 लाख यहाँ पे है तो इधर तो हमारा प्रॉफिट आता है जी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस प्रॉफिट होता है। ठीक है, एज पर स्टूडेंट्स, नॉट एज पर मी। ठीक है, बट यहाँ पे जो कहानी है, जो स्टोरी है आपकी बिल्कुल अपोजिट है। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है वो आपका लॉस होता है, वो आपका प्रॉफिट नहीं होता है। इस चीज को यहाँ पे समझने की जरूरत है, क्यों नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे डेबिट बैलेंस की बात कर रहे हैं ना, हम डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं कि डिफरेंस किधर आ रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि बैलेंस किधर का ज्यादा है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जब यहाँ डेबिट बैलेंस की बात की जा रही है तो इसका मतलब ये कि इस साइड का जो बैलेंस है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 लाख ज्यादा है। तो डेबिट साइड पे आता क्या है? एक्सपेंसेस आते हैं, लॉसेस आते हैं। जब हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस ज्यादा होंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारा लॉस बढ़ेगा। ठीक है, ना कि प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जब डेबिट बैलेंस है तो वो हमारा लॉस है, जब क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमारा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारी क्रेडिट वाली साइड बड़ी होगी, यानी कि उसका टोटल बड़ा होगा एज कंपेयर टू डेबिट साइड। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को आप लॉसेस की तरह, यानी कि एंट्री आपकी वही लॉस की तरह पास होगी, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसमें एंट्री आपकी प्रॉफिट की तरह पास होगी। ठीक है, तो यहाँ तक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आई गेस रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्लियर हो जाना चाहिए। ये बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं। इसके बाद आपके थोड़ा सा ज्यादा कैटेगराइजेशन आ जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को लेकर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे करती जाऊँ कहीं ना कहीं आपका बोरिंग भी हो जाएगा और लेंथी भी हो जाएगा। तो आप पहले इस बेसिक्स को अच्छे से क्लियर कीजिए। अगर बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं देन you should go on next video that will be about workman compensation reserve and investment fluctuation reserve। ठीक है, तो देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।